आज बच्चों हम समझने जा रहे हैं लेक ओपेरोन की मैकेनिज़्म। लेक ओपेरोन कैसे काम करता है, कब जीन ऑन होती है और कैसे ऑन होती है, कैसे जीन को ऑफ किया जाता है, ये सब बातें हम समझेंगे। इसमें बच्चों हम जीन लेक ओपेरोन की मैकेनिज़्म में पहली कंडीशन लेते हैं जब कल्चर मीडियम में लैक्टोज अब्सेंट हो। लैक्टोज अब्सेंट है, अब सोचिए लैक्टोज ही नहीं है। जब लैक्टोज ही नहीं है तो उस जीन को क्या करना पड़ता है, ऑफ। क्योंकि लैक्टोज नहीं है तो उसको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेक ओपेरोन में हम जानते हैं लैक्टोज को तोड़ना है, और जब लैक्टोज ही नहीं है तो टूटेगा क्या, और टूटेगा नहीं तो हम उस जीन को ऑफ करके रखते हैं। बात आती है जीन कैसे ऑफ होती होगी। ये मैकेनिज्म, ये क्रियाविधि अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको समझाने के लिए वही लेक ओपेरोन की जीन है। आप लोगों को ये जीन सब अच्छे से पता होगी। आई जीन याद है, प्रमोटर जहाँ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, ऑपरेटर जहाँ, वेरी गुड, रिप्रेसर प्रोटीन दमनकारी प्रोटीन जुड़ता था, जेड वाई ए, ये तीनों कहलाती है स्ट्रक्चर जीन। जेड से बनता था, वेरी गुड, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से परमीएज, ए से ट्रांस एसिटाइलेज। कुछ याद है सा? अब बच्चों यहाँ पर हम इस जीन की क्रियाविधि को समझे। जब लैक्टोज अनुपस्थित है, लैक्टोज अनुपस्थित है तो यहाँ पर आई जीन से दमनकारी प्रोटीन बना। लेकिन सबसे खास बात, यहाँ का जो दमनकारी प्रोटीन होता है ये सक्रिय होता है। सक्रिय यहाँ बच्चों ये एक्टिव फॉर्म में बनता है। अगर ये एक्टिव है तो ये एक्टिव दमनकारी प्रोटीन जाके बाइंड हो जाता है इस ऑपरेटर के पास। हम जानते हैं ऑपरेटर, जहाँ पे ये रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ता है। जैसे बच्चों ये यहाँ पर आकर जुड़ा, किस जगह पे, ऑपरेटर पे। ऑपरेटर पे इसके जुड़ने की वजह से होता ये है, जैसे ये ऑपरेटर पे जुड़ा, ऑपरेटर पे ये बैठ गया, तो अब जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये प्रमोटर पे बैठ नहीं पाता। यानी आरएनए पॉलीमरेज का कहना है जब तक ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां बैठा है मैं नहीं बैठूंगा। मतलब जब तक ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां बैठा रहेगा ये आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड ही नहीं करता है। और सोचो जरा, मान लो अगर ये आरएनए पॉलीमरेज यहां बैठ भी जाता तो ये रिप्रेसर प्रोटीन उसको आगे नहीं जाने देता। ये यहां बच्चों इसको ऐसे रोक के रखता तो ये आगे जा नहीं पाता। अब सोचो आरएनए पॉलीमरेज जब आगे नहीं जा पा रहा है, तो इनसे आरएनए का निर्माण, वेरी गुड, नहीं होगा। अरे जब एंजाइम नहीं गया तो आरएनए कैसे बनेगा, और जब आरएनए नहीं बना तो यहां पर अनुलेखन नहीं हुआ, मतलब वही ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो अनुवादन भी नहीं होगा। नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कुछ नहीं हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जीन यहां ऑफ हो गई। जीन ऑफ होने का मतलब जानते ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को ऑफ कर देना। ये जीन यहां ऑफ हो गई तो हुआ क्या, यहां आई जीन से रिप्रेसर प्रोटीन बना। कौन सा वाला, एक्टिव। ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बैठा। इसके बैठने से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं पाया, और जब ये जुड़ नहीं पाया तो ये आगे नहीं गया, और आगे नहीं गया तो आरएनए नहीं बनेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, मतलब ये जीन ऑफ हो गई। और समझदारी भी है ये, जब लैक्टोज अनुपस्थित है, जब लैक्टोज ही एब्सेंट है तो इस जीन को ऑफ करना ही समझदारी है। क्योंकि लैक्टोज नहीं है तो जीन को ऑन करके करेंगे क्या, तो इस जीन को यहां पर ऑफ करना ही समझदारी थी। अच्छा, ये ऑफ कैसे हुई, क्लियर हुई सबको? रिप्रेसर प्रोटीन यहां बैठ गया, आरएनए पॉलीमरेज जा नहीं पाया तो इसलिए ऑफ ही हो गई। अब कंडीशन चेंज करते हैं, यहां पर सेकंड कंडीशन लेते हैं, जब लैक्टोज उपस्थित हो। अब सोचो लैक्टोज सेल के अंदर आ रहा है, लैक्टोज आ रहा है बच्चों, तो अब तो इस जीन को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि उस लैक्टोज को तोड़ना है। अब ये जीन बात आती है ऑन कैसे होती है। ऑन करने के लिए यहां पर फिर से वही मैंने लेक ओपेरोन की जीन बनाई। आई से आप जानते थे रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। बताओ अभी तक ये कैसा था, सक्रिय, एक्टिव था तो यहां ऑपरेटर पे जाके बैठ रहा था। लेकिन अब कंडीशन चेंज हो गई है, अब तो लैक्टोज आ गया है, और लैक्टोज आ गया तो ये जो लैक्टोज के मॉलिक्यूल होते हैं ये बच्चों इस रिप्रेसर के साथ जुड़ते हैं। लैक्टोज के मॉलिक्यूल इस रिप्रेसर के साथ जुड़ते हैं, और जैसे इसके साथ जुड़ते हैं इसको सक्रिय से कर देते हैं निष्क्रिय। मतलब ये इनएक्टिव हो गया। अब मैं नहीं समझाऊंगा, दिमाग लगाओ। ये सक्रिय से निष्क्रिय हो गया, ये निष्क्रिय हो गया। किसने किया निष्क्रिय, लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या करता है, इसको निष्क्रिय करता है, और जैसे ये निष्क्रिय हुआ, निष्क्रिय होने की वजह से अब बच्चों ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पाता, क्योंकि निष्क्रिय हो गया तो ऑपरेटर पे कैसे जुड़ेगा। तो जैसे ये निष्क्रिय हुआ ये ऑपरेटर पे जुड़ नहीं पाया। इस बार बताओ, ऑपरेटर खाली है, आरएनए पॉलीमरेज ने देखा ऑपरेटर खाली है, तो ये बच्चों यहां चुपके से बैठ जाता है, क्योंकि इसको रोकने वाला इस बार कोई नहीं है। और जब रोकने वाला कोई नहीं है तो ये यहां बैठा,
और जैसे यहां बैठा अब ये आगे जाएगा, आगे जाएगा मतलब ये आगे की तरफ ऐसे मूव करता जाएगा। जैसे ये आगे जाएगा इस ZYA इन तीनों से यहां पर फाइनली अब बनता जाएगा RNA। ZYA इनसे बच्चों यहां पर ये mRNA बनता जाएगा। बात समझ में? अच्छा, RNA पॉलीमरेज आगे गया तो इनसे RNA बनाएगा। RNA बनने के बाद Z से बन जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से बन जाएगा परमिएज, A से बन जाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। इनके कार्य याद रखना है, समझा चुका हूं मैं आपको, तो इनके क्या कार्य है वो आप ध्यान रखिए। अच्छा, यहां पर mRNA बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। अब बच्चों ये प्रोटीन बन रहा है मतलब ये जीन ऑन है या ऑफ है? हाँ, तो सभी को पता है कि अब ये जीन यहां पर क्या हो गई, ऑन हो जाती है। अब बात आती है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहां पर क्या करेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम बताओ, इस लैक्टोज को तोड़ना। लैक्टोज के ऊपर बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करेगा, क्योंकि सेल में लैक्टोज के और अणु भी तो आएंगे। ये नहीं सोचना कि लैक्टोज का बस एक ही अणु है, लैक्टोज के बहुत सारे अणु सेल के अंदर आने वाले। लैक्टोज ये सेल है तो इस सेल के अंदर कई लैक्टोज के मॉलिक्यूल पहुंचेंगे, और जैसे लैक्टोज के मॉलिक्यूल अब अंदर आएंगे, इन लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसाइडेज तोड़ेगा और तोड़कर ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर देगा। मतलब ग्लूकोज अलग हो जाएगा, गैलेक्टोज अलग होगा, फिर यही ग्लूकोज एनर्जी देने लगेगा। अब बताओ, यहां पर जीन से RNA बन रहा है, एंजाइम बन रहा है, मतलब ये जीन ऑन कहूं या ऑफ? यस, यहां पर हम कहेंगे जीन ऑन हो गई। और बढ़िया बात ये लैक्टोज आ गया तो जीन को तो ऑन करना पड़ेगा। लैक्टोज आ चुका है तो जीन को ऑन करना पड़ेगा। और ये कैसे ऑन हुआ, कुछ समझ में आया? यहां पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसको ऑन करने में मेन रोल लैक्टोज का है। ऑन करने में मेन रोल लैक्टोज का है। कैसे? क्योंकि इस लैक्टोज ने ही इसको इनएक्टिव किया, और जैसे ये इनएक्टिव हुआ, इसके इनएक्टिव होते ही ऑपरेटर खाली हुआ, और ऑपरेटर खाली होते ही तो RNA बना बच्चों। अरे RNA पॉलीमरेज जुड़ के RNA बना रहा है, तो बताओ इसको इनएक्टिव किसने किया? लैक्टोज। और जैसे ये इनएक्टिव हुआ तभी तो ये ऑन हो पाया। तो यहां पर पहले जीन थी ऑफ, पहले ऑफ थी, अब कैसी हो गई? ऑन। लैक्टोज आते ही ऑन हो गई, मतलब ऑफ से ऑन कर रहे, इंड्यूस कर रहे हैं। और यहां वो इंड्यूस करने का काम, इसको इंड्यूस करने का काम लैक्टोज ने किया, क्योंकि लैक्टोज आते ही ये ऑन हुआ। तो यहां पे हम लैक्टोज को कह सकते हैं इंड्यूसर। लैक्टोज को क्या नाम देंगे बच्चों? इंड्यूसर। हिंदी में कहे तो प्रेरक। तो यहां ये इंड्यूसर का काम करता है, प्रेरक का काम करता है। क्या नाम था इसका? लैक्टोज, जो कि एक इंड्यूसर या प्रेरक का कार्य करता है। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकोपेरोन में इंड्यूसर कौन होता है? तो लैक्टोज ही यहां इंड्यूसर का काम करता है। मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूं, लैक्टोज आते ही क्या जीन ऑन हो जाती है? यस, हो जाती है। कैसे? आपको आना चाहिए मैकेनिज्म। कैसे? लैक्टोज आते ही रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ा, जैसे ही रिप्रेसर से जुड़ा वो एक्टिव से इनएक्टिव हुआ, इनएक्टिव होते ही ऑपरेटर खाली, ऑपरेटर खाली हुआ, RNA पॉलीमरेज बैठा, बड़े आसानी से RNA बना रहा है, फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज सब बनते जा रहे, मतलब यहां जीन ऑन हो चुकी है। बात समझ में? तो लेकोपेरोन में कब ये ऑन होती हैं, कब ये ऑफ होती है, ये बातें आप अच्छे से ध्यान रखें। क्लियर? लेकोपेरोन के कुछ विशेष बिंदु, कुछ स्पेशल पॉइंट ये आपको समझा रहे हैं। लेकोपेरोन में एक बात आपने देखी होगी, रिप्रेसर प्रोटीन दोनों ही केस में बना था। याद करो, जब लैक्टोज नहीं था तब भी बना था, देखो आप पीछे, लैक्टोज नहीं था तब भी बना था, लैक्टोज आ गया तब भी रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, बनता दोनों कंडीशन में ही है। लेकोपेरोन में लेक का मतलब लैक्टोज होता है, सभी जानते हैं। लेकोपेरोन की आई जीन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये हमेशा एक्सप्रेस होती है, चाहे लैक्टोज हो नहीं हो, ये रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनाती है, और हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव। अच्छा, ZYA जीन जो स्ट्रक्चर जीन है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है, क्योंकि ये हमेशा ऑन नहीं रहती है। जब लैक्टोज नहीं था ऑफ हो गई, लैक्टोज आते ही ऑन हो गई, तो ये जरूरत के हिसाब से ऑन ऑफ होती रहती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है। क्वेश्चन ये आता है, आई जीन कॉन्स्टिट्यूटिव, ZYA नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। यहां हम लैक्टोज को तोड़ते हैं या बनाते हैं? बताओ, लैक्टोज को तोड़ते हैं मतलब ये एक तरह का कैटाबोलिक पाथवे होता है, साथ ही साथ इसको ऑफ से ऑन करते, इंड्यूस भी करते हैं। तो लेकोपेरोन एक कैटाबोलिक पाथवे होता है जो कि लैक्टोज को तोड़ते हैं, ऑफ से ऑन करते हैं मतलब ये एक इंड्यूसिबल ओपेरोन है। क्यों कहा इंड्यूसिबल? क्योंकि ऑफ से ऑन कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, इंड्यूस करे। और इंड्यूस किया किसने? क्वेश्चन यही है सबसे इंपॉर्टेंट, इंड्यूस किसने किया बताओ? लैक्टोज ने। तो यहां पर लैक्टोज एक इंड्यूसर का काम करता है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लैक्टोज यहां पर इंड्यूसर का काम करता है। एक बहुत अच्छा पॉइंट आपके एनसीईआरटी में लिखा होता है, रियल इंड्यूसर, वास्तविक प्रेरक, और ये वास्तविक प्रेरक होता है एलोलैक्टोज। वास्तविक प्रेरक से मतलब क्या होता है समझिएगा,
ये बच्चों आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर ये रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया, ये रिप्रेसर प्रोटीन। अच्छा, ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां पर एक्टिव है। रिप्रेसर प्रोटीन कैसा है बच्चों? एक्टिव। अब बताओ इसको इनएक्टिव करना है तो क्या जोड़े? हाँ, इसके साथ क्या जोड़ा जाए? तो इसके साथ आप जानते हो लैक्टोज को जोड़ा जाए। ये मॉलिक्यूल जैसे यहां जुड़ा तो ये इनएक्टिव से, ये एक्टिव से ये इनएक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिव से इनएक्टिव हो गया। बताओ ये मॉलिक्यूल जो जुड़ा था इसका नाम लैक्टोज है। अब बच्चों साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसको यहां से बाहर निकाल के देखा और जब इस अणु को चेक किया तो पता चला ये लैक्टोज नहीं है, ये लैक्टोज नहीं है। और फिर बाद में पता चला कि ये लैक्टोज नहीं, ये तो एक्चुअली में एलोलैक्टोज है और एलोलैक्टोज यहां पर बाइंड होता है, यहां पर एलोलैक्टोज बाइंड होता है। तो रियलिटी में एलोलैक्टोज बाइंड होता है, इसलिए इसको कहते हैं रियल इंड्यूसर, वास्तविक प्रेरक। और याद रखना बच्चों, ये एलोलैक्टोज कोई नहीं, जो लैक्टोज आया था वही आइसोमराइज होकर एलोलैक्टोज में चेंज होता है। तो ये एलोलैक्टोज कुछ नहीं, लैक्टोज का आइसोमर है। ये लैक्टोज का क्या है बच्चों? आइसोमर। ये लैक्टोज का आइसोमर है। जो लैक्टोज सेल में आता था वही आइसोमराइज होता है, एलोलैक्टोज में चेंज होता है। ये पॉइंट दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर सुन लेना। इंड्यूसर कौन? लैक्टोज। रियल इंड्यूसर एलोलैक्टोज। अच्छा, क्वेश्चन आए कि लेकोपेरोन का इंड्यूसर, दोनों दिया जाए, मेन आंसर एलोलैक्टोज, क्योंकि वास्तविकता में यहां जुड़ने वाला एलोलैक्टोज ही था। अरे बात समझ में? तो रियल इंड्यूसर पूछा जाए तो आप एलोलैक्टोज बताइएगा। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका में, ये एनसीईआरटी का बहुत अच्छा पॉइंट समझा रहे हैं, कोशिका में लेकोपेरोन की अत्यंत निम्न स्तर पर अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन सेल में हमेशा चलता रहता है। और ये सेल में हमेशा इसलिए चलता रहता है, अदरवाइज लैक्टोज कोशिका में प्रवेश नहीं कर पाएगा, अन्यथा लैक्टोज सेल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, इस पॉइंट को हम समझे। आपको समझाने के लिए बच्चों वही सेल बनाई इकोलाई की। इकोलाई की ये जो सेल है, इस इकोलाई की सेल के अंदर ये लेकोपेरोन बना रखा है, जिसमें जेड वाई ए जीन है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, आई जीन है, ये सब है। अब बच्चों यहां पर किया क्या गया, यहां पर मैंने कंडीशन दी लैक्टोज अनुपस्थित है, लैक्टोज अनुपस्थित है। अब सोच समझ के बताना, सभी दिमाग लगा के बताना है, थोड़ा दिमाग से पढ़ना। लैक्टोज अनुपस्थित है तो बताओ जेड वाई ए ये जीन ऑन होगी या ऑफ होगी? लैक्टोज अनुपस्थित है, हाँ, लैक्टोज नहीं है तो ऑफ। तो क्या ये 100% ऑफ कर दे? चलो आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया 100% ऑफ कर दी, 100% ऑफ कर दी, ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं अभी। क्लियर? अब यहां पर मैंने कंडीशन चेंज की, यहां क्या किया, लैक्टोज को उपस्थित कर दिया। ये 100% ऑफ थी, अब लैक्टोज उपस्थित कर दिया। लैक्टोज के मॉलिक्यूल आ चुके हैं, ये ऐसे लैक्टोज के मॉलिक्यूल कल्चर मीडियम में पड़े हैं, बताओ सेल के बाहर संवर्धन माध्यम में पड़े। अब बताओ लैक्टोज आ चुका है तो ये जीन क्या हो जाएगी? ऑन। क्या ये जीन ऑन हो जाएगी? हाँ, ये जीन यहां पे ऑन नहीं हो सकती, क्योंकि इसको ऑन करने के लिए पहले लैक्टोज को अंदर लाना पड़ेगा। सोचो जरा, और लैक्टोज को अंदर लाने वाला परमीएस। जब ये ऑफ है तो यहां तो परमीएस का निर्माण, यहां तो परमीएस का निर्माण हुआ ही नहीं, और जब परमीएस का निर्माण नहीं हुआ तो ये अंदर कैसे आएगा? बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि 100% ऑफ है तो परमीएस बनेगा ही नहीं, और जब परमीएस नहीं बनेगा तो ये अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। सेल ये बात पहले से जानती है, सेल बड़ी समझदार है, सेल को ये बात पहले से पता है कि अगर इसे 100% ऑफ कर दिया, बहुत ध्यान सुनना बात को, अगर इसे 100% ऑफ कर दिया तो कभी परमीएज बनेगा ही नहीं, और जब परमीएज नहीं बनेगा तो ये अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता, ये अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो सेल ने एक बहुत अच्छी समझदारी दिखाई, सेल कभी भी लेकोपेरोन को 100% ऑफ नहीं करती है, इसको वेरी लो लेवल पे ऑन रखती है। मतलब लैक्टोज अगर अब्सेंट है, लैक्टोज अब्सेंट है तब भी ये लो लेवल पे ऑन रहेगा, लैक्टोज अब्सेंट है तब भी ऑन रहेगा, क्योंकि इसके ऑन होने से कुछ मॉलिक्यूल परमीएस के बनते रहे। चाहे 1% लेवल पे भी ऑन है, लेकिन जरूरी रखना पड़ता है ताकि कुछ मॉलिक्यूल हमेशा परमीएस के बनते रहे। अच्छा, कुछ मॉलिक्यूल परमीएस के बनेंगे तो ये परमीएस के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, और इन्हीं परमीएस के मॉलिक्यूल से फिर ये लैक्टोज सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा। अरे बात समझ में? तो मुझे बताओ, क्या इसको लो लेवल पे चलाना जरूरी था? इसलिए जरूरी था ताकि इससे परमीएस बनता रहे, कुछ ना कुछ परमीएस के अणु बनते रहे, और यही परमीएस के अणु लैक्टोज को सेल में प्रवेश करा दे।
तो क्वेश्चन आता है, लेकोपेरोन को 100% ऑफ कर देते तो क्या होगा था? 100% ऑफ कर देते तो क्या होता? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, ये ओपेरोन कभी ऑन हो ही नहीं सकता था। तो सेल ने समझदारी दिखाते हुए, चाहे लैक्टोज अब्सेंट है, तब भी इसको लो लेवल पे ऑन रखा गया। लैक्टोज अब्सेंट है, फिर भी इसको लो लेवल पे ऑन रखा जाता है ताकि इसमें कुछ मॉलिक्यूल परमियस के बने और ये परमियस के मॉलिक्यूल यहां जुड़ते रहे ताकि जब भी लैक्टोज आए वो आसानी से अंदर प्रवेश कर सके। अरे बात समझ में आई? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% ऑफ कभी नहीं होता, निम्न स्तर पर लेकोपेरोन सेल में हमेशा चलेगा। जो बात यहां सिखाई, क्लियर हुई? लेकोपेरोन की अगर हम रेगुलेशन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकोपेरोन धनात्मक व ऋणात्मक दोनों नियमन शो करता है। लेकोपेरोन पॉजिटिव रेगुलेशन भी शो करता है और नेगेटिव रेगुलेशन भी शो करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि कब पॉजिटिव कहते हैं और कब नेगेटिव कहते हैं, क्लियर ही नहीं होता है। इस पॉइंट को पहले हम बहुत ध्यान से समझे। ऋणात्मक नियमन, नेगेटिव रेगुलेशन कब कहा जाता है? नेगेटिव रेगुलेशन मतलब जब कोई नियामक अणु, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल डीएनए से जुड़कर अनुलेखन बंद कर दे, ट्रांसक्रिप्शन बंद कर दे, तो उसे नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। कोई मॉलिक्यूल है, डीएनए से जुड़ा, ट्रांसक्रिप्शन बंद कर दिया, तो उसे नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल आता है, दमनकारी प्रोटीन द्वारा रेगुलेशन। जो भी रिप्रेसर प्रोटीन होते हैं उनका रेगुलेशन नेगेटिव रेगुलेशन होता है। अभी मैं इसको समझाऊंगा आप लोग को। पॉजिटिव का मतलब भी समझ लो पहले। जब कोई नियामक अणु डीएनए से जुड़कर अनुलेखन आरंभ कर दे तो उसे धनात्मक रेगुलेशन कहते हैं। जैसे केप प्रोटीन का नियमन, केप का मतलब होता है कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन का नियमन। ये बात क्या होती है, इस बात को आप बच्चों बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करिएगा। आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर ये डीएनए बना दिया, अब इस डीएनए के साथ यहां पर ये कोई एक नियामक अणु जोड़ दिया, और इस नियामक अणु के जुड़ने की वजह से हुआ क्या कि यहां पर आरएनए बनना बंद हो गया। डीएनए के साथ नियामक अणु जुड़ने पे अनुलेखन बंद कर दिया। तो बताओ, इसकी वजह से आरएनए बनना बंद हो गया, तो इसके रेगुलेशन को हम कह देंगे नेगेटिव। बताओ क्यों नेगेटिव कहा? क्योंकि आरएनए बनने को बंद कर रहा है। लेकिन सपोज करो डीएनए के साथ मान लीजिए कोई दूसरा अणु आके जुड़ा और इसके जुड़ते ही यहां आरएनए बनना शुरू हो गया, तो इसके रेगुलेशन को फिर पॉजिटिव रेगुलेशन कहा जाएगा। क्या नाम दे देंगे? पॉजिटिव। एक बार फिर सुनना, डीएनए पे जुड़ते ही आरएनए बनना बंद हो जाए तो नेगेटिव, डीएनए पे जुड़ते ही आरएनए बनना शुरू हो जाए तो पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव। अब समझो, दमनकारी प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन का रेगुलेशन नेगेटिव होता है। कैसे? एग्जांपल समझते हैं। ये लेकोपेरोन की जीन, आई जीन से बना रिप्रेसर प्रोटीन, ये सब बच्चों डीएनए है। ये जेड वाई ए सब कुछ किसके पास होते हैं बच्चों? डीएनए के पास। ये सब डीएनए में है। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन बताओ कहां जुड़ता है? ऑपरेटर। जैसे ये ऑपरेटर पे जुड़ा, ऑपरेटर पे जुड़ते ही इन सब से अनुलेखन नहीं हुआ, अनुवादन नहीं हुआ। तो बताओ इसके डीएनए पे जुड़ते ही क्या हुआ? आरएनए बनना बंद हो गया। अरे आरएनए बनने को बंद कर रहा है, तो इसका जो रेगुलेशन होता है ये नेगेटिव है। इसके रेगुलेशन को क्या कह देंगे? नेगेटिव। आप बताओ नेगेटिव क्यों कहा? क्योंकि इसके जुड़ते ही आरएनए बनना बंद हो जाता है, तो इसका रेगुलेशन क्या नाम दिया जाएगा? नेगेटिव रेगुलेशन हम कहेंगे। बात समझ में? तो नेगेटिव रेगुलेशन ये होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। लैंग्वेज क्या कहती है? आई जीन का उत्पाद मतलब रिप्रेसर प्रोटीन कौन सा रेगुलेशन दर्शाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या आंसर दोगे बच्चों? नेगेटिव। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिए। अगला लेते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन, जो कि कैप प्रोटीन से होता है, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। कैसे ये प्रोटीन रेगुलेशन करता है, इसको अब हम समझेंगे। पॉजिटिव रेगुलेशन आपकी एनसीईआरटी में नहीं समझा रखा है। एनसीईआरटी में बस वो नेगेटिव रेगुलेशन तक कहा है। पॉजिटिव रेगुलेशन आपके एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है, बस उनने तो इतना कहा है कि इसको उच्च कक्षाओं में पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन मैं एक पॉजिटिव रेगुलेशन भी आपको क्लियर कर देता हूं। यहां बच्चों धनात्मक नियमन को समझने से पहले हमें ग्लूकोज और साइक्लिक एमपी का लेवल चेक करना पड़ता है। सेल में ग्लूकोज और साइक्लिक एमपी
एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। मतलब अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो तो साइक्लिक एएमपी कम हो जाता है, या उल्टा कर दूं, ग्लूकोज का लेवल कम कर दिया जाए तो साइक्लिक एएमपी का लेवल ज़्यादा होगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। ग्लूकोज कम तो साइक्लिक एएमपी बढ़ जाता है, ये ग्लूकोज कम हुआ तो साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाता है। अब बच्चों होता क्या है, ये बात पहले आप अच्छे से ध्यान रखना, दोनों इनवर्स होते हैं। आपको समझाने के लिए एक प्रोटीन बनाया जिसका नाम था केप। केप का फुल फॉर्म होता है कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। ये प्रोटीन सामान्य रूप से निष्क्रिय होता है, सामान्यतः इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है। अगर इसको एक्टिव करना है तो इसके साथ साइक्लिक एएमपी को जोड़ा जाता है, इसके साथ साइक्लिक एएमपी जुड़ेगा। लेकिन साइक्लिक एएमपी तभी जुड़ेगा जब इसका लेवल ज़्यादा हो। साइक्लिक एएमपी का लेवल ज़्यादा होगा तब तो जुड़ पाएगा। अच्छा, साइक्लिक एएमपी का लेवल ज़्यादा करने के लिए ग्लूकोज कम रखना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? ग्लूकोज कम रखना पड़ेगा तो साइक्लिक एएमपी का लेवल ज़्यादा होगा। जैसे साइक्लिक एएमपी का लेवल ज़्यादा होगा, अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। इस केप के साथ ये साइक्लिक एएमपी यहाँ पे आके इसके साथ बाइंड हो गया, साइक्लिक एएमपी बाइंड हुआ, और जैसे ये इसके साथ बाइंड हुआ, ये बच्चों यहाँ पर सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया। तो बताओ इसको निष्क्रिय से एक्टिव किसने किया? साइक्लिक एएमपी। और एक्टिव कब करता है? जब ग्लूकोज कम हो। तो ग्लूकोज कम होते ही ये यहां पर एक्टिव हो जाता है। अब बच्चों ये एक्टिव होते ही इस लेकोपेरोन की जीन के पास जाके जुड़ता है, ये जाके बाइंड होता है प्रमोटर के पास में। ये इस तरह से जाता है, प्रमोटर के पास में जाके बाइंड हो जाता है। कौन? सीएपी और साइक्लिक एएमपी का कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जाके प्रमोटर के पास बैठा। अब बच्चों जैसे ये प्रमोटर के पास बैठा, इन्होंने इस आरएनए पॉलीमरेज से कहा हम बैठे हैं, तुम भी बैठो। तो ये आरएनए पॉलीमरेज को यहां बिठाने की कोशिश करते हैं, मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज को यहां बिठाते हैं। तो बात सुनना, आरएनए पॉलीमरेज को यहां बिठाने के लिए इनका होना बहुत जरूरी है। लेकोपेरोन में इनका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आरएनए पॉलीमरेज को यहां बिठाने में मदद करते हैं। अब सोचो, इनके बैठने से आरएनए पॉलीमरेज बैठा, और जब आरएनए पॉलीमरेज बैठ गया तो यहां पर ये आरएनए का निर्माण करेगा, और आरएनए का निर्माण करेगा मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो ये जीन ऑन हो जाएगी। तो बताओ इनके बैठने से आरएनए बनना बंद हुआ या स्टार्ट हुआ? ये आरएनए बनाने को स्टार्ट कराते, बंद नहीं कराते। अरे ये आरएनए बनाने को प्रमोट करते हैं, तो इनका रेगुलेशन हो जाता है पॉजिटिव। क्या कहा मैंने? इनके बैठते ही आरएनए पॉलीमरेज बैठा तो आरएनए बनना शुरू हो गया। तो ये आरएनए बनने को शुरू करते हैं तो इनका रेगुलेशन क्या हो जाता है? पॉजिटिव रेगुलेशन होता है। बात समझ में? तो मुझे बताओ, जीन को ऑन करने के लिए, इस कंडीशन में चेक करना, जीन को ऑन करने के लिए बताइए ग्लूकोज का लेवल कम होना चाहिए या ज्यादा? क्या पढ़ा हमने? ग्लूकोज का लेवल कम होगा तभी साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा, और जब साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा तब भी यह सक्रिय होगा, और जब यह सक्रिय होगा तब भी आरएनए पॉलीमरेज को बिठा के इसको ऑन कराएगा। तो इसको ऑन करने के लिए ग्लूकोज का लेवल कम होना चाहिए। तो बताइए, जीन के ऑन होने के लिए एक बहुत अच्छी कंडीशन होती है, ग्लूकोज का लेवल कम होना चाहिए, ग्लूकोज कम होना चाहिए। तो इस जीन के ऑन करने में एक बहुत बड़ी बात हमने सीखी है, ग्लूकोज का लेवल, और वो कम होना चाहिए। साथ ही साथ एक बात और समझो, ऑन करने के लिए यहां ऑपरेटर खाली होना चाहिए, मतलब इधर रिप्रेसर प्रोटीन नहीं जुड़ना चाहिए। यानी यहां ऑन करने के लिए इस रिप्रेसर प्रोटीन को निष्क्रिय करना पड़ेगा, और निष्क्रिय करने वाला अणु कौन है? लैक्टोज। यानी लैक्टोज यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। लैक्टोज क्या होना चाहिए? प्रेजेंट, क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी ये निष्क्रिय होगा, और जब ये निष्क्रिय होगा तो ये ऑपरेटर पे जुड़ नहीं पाएगा। अरे ऑपरेटर पे जुड़ नहीं पाएगा तभी तो ये ऑन होगा। तो ऑन होने के लिए दो बातें हैं। अभी तक तो मैं आपको लैक्टोज डिक्टोज पढ़ा रहा था, लेकिन इसमें ग्लूकोज का भी रोल है। क्या रोल सीखा बच्चों? लैक्टोज तो होना ही चाहिए, तो पहले ही जानते हैं हम। इसको ऑन करने के लिए लैक्टोज तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ ग्लूकोज भी कम होना चाहिए। लैक्टोज प्रेजेंट होना चाहिए, और ग्लूकोज जितना कम हो उतना बढ़िया है। बात समझ में? तो ये बातें हमने यहां पर सीखी है। जो बात यहां पर सिखाई क्लियर हुई? लेकोपेरोन का रेगुलेशन, क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट। लेकोपेरोन का रेगुलेशन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? वेरी गुड, दोनों होता है। अरे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। रिप्रेसर प्रोटीन का रेगुलेशन नेगेटिव होता है, और इस केप का रेगुलेशन पॉजिटिव होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, एक बार फिर सुन लेना। रिप्रेसर प्रोटीन तो नेगेटिव शो करता है, और केप का अणु पॉजिटिव शो करता है, क्योंकि इसके बैठने से
आरएनए बनना यहां शुरू हो जाते। जो बात यहां सिखाई गई क्लियर हुई बच्चों? तो ये बातें आपको अच्छे से आना चाहिए। एक बात तो हम समझते हैं, लैक्टोज को जब तोड़ा जाता है, लैक्टोज को जब तोड़ा जाता है तो यहां पर लैक्टोज के टूटने से ग्लूकोज भी मिलता है और गैलेक्टोज भी मिलता है। लैक्टोज को तोड़ने का फायदा यह कि ग्लूकोज मिले और यही ग्लूकोज का अणु आगे जाके सेल को ऊर्जा प्रदान करेगा, ऊर्जा देगा। तो सारा काम लैक्टोज को तोड़ने का यही है कि ग्लूकोज मिले, ऊर्जा दे दे। अब आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, ये इकोलाई की सेल बनाई। इस इकोलाई की सेल के अंदर यहां पर उच्च ग्लूकोज रखा, मतलब ग्लूकोज का अणु, ग्लूकोज का अणु, ग्लूकोज का अणु, ग्लूकोज के अणु बहुत सारे। इस सेल में ग्लूकोज के अणु बहुत सारे। अच्छा, यहां लैक्टोज भी है, लैक्टोज के अणु भी सेल के अंदर बहुत सारे आ चुके हैं, मतलब ग्लूकोज भी है, लैक्टोज भी है। अब दिमाग लगा के बताना, पूछ रहा हूं मैं अच्छे से। ग्लूकोज भी है, लैक्टोज भी है, लैक्टोज है तो बताओ ये जीन ऑन होगी या ऑफ? बस यही कहानी है, ये जीन ऑन होगी या ऑफ। अच्छा, इस जीन को यहां ऑफ रखेंगे। ऑफ इसलिए रखेंगे बच्चों क्योंकि लैक्टोज को तोड़ने का कोई फायदा नहीं। इसको ऑन कर देते तो लैक्टोज टूटता। लैक्टोज को तोड़ने का इसलिए फायदा नहीं क्योंकि लैक्टोज के टूटने से ग्लूकोज मिलता है और यहां पर पहले ही तो ग्लूकोज ज्यादा है। तो जब तक ग्लूकोज ज्यादा है इस लैक्टोज को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है मतलब जीन को ऑफ रखना समझदारी है। यानी याद रखना, लैक्टोज होते हुए भी जीन ऑफ हो सकती है। एनसीईआरटी की एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, लैक्टोज होते हुए भी जीन ऑफ हो सकती है। ये तब हो सकती है जब ग्लूकोज ऑलरेडी ज्यादा हो। बात समझ में? यानी जब तक ग्लूकोज ज्यादा, ये ऑफ ही रखना समझदारी है। अब बच्चों सेल में क्या हुआ, ये ग्लूकोज के अणु एनर्जी देने चले गए, मतलब ये एनर्जी देने चला गया, 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 ये खत्म होते जा रहे, ये एनर्जी देने चला गया। अब बताओ, सेल में ग्लूकोज का लेवल तो बहुत कम बचा, मतलब ये उच्च के बजाय हो गया निम्न, ग्लूकोज का लेवल निम्न हो गया। अब बताओ, ग्लूकोज कम बचा है, अब एनर्जी के लिए ग्लूकोज लाना पड़ेगा। कैसे लाएं? हाँ, इसको लाने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, और इसको तोड़ने के लिए इस जीन को पहले ऑन करो। ऑन करते ही यहां से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा जो इस लैक्टोज को तोड़ेगा, और लैक्टोज टूटते ही ये बच्चों ग्लूकोज के अणु आने लग गए। तो बताओ यहां पर ये ऑन कब हुई? ऑन तब हुई जब निम्न ग्लूकोज हो और उच्च लैक्टोज हो। यह बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी सिखाई थी कि ग्लूकोज का कम होना चाहिए और लैक्टोज प्रेजेंट होना चाहिए, तब ये ऑन होता है। बताइए, लैक्टोज होते हुए भी क्या ये ऑफ हो सकता था? हो सकता था जब ग्लूकोज पहले ही ज्यादा हो। अरे बात समझ में? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन होने की शर्त आपसे पूछे तो दोनों बातें ध्यान रखना है, निम्न ग्लूकोज होना चाहिए, उच्च लैक्टोज होना चाहिए, तभी यह जीन ऑन होती है। क्लियर? मैं एक कंडीशन आपको देता हूं, ये कंडीशन 1, कंडीशन 2 और लेकोपेरोन में आप बताइएगा। बताइए बच्चों, उच्च ग्लूकोज है, उच्च लैक्टोज है, ये जीन, ये भी उच्च है, ये भी उच्च है, ये जीन ऑन ऑफ ऑफ। अब आप इतना ध्यान रखो, जब तक ग्लूकोज उच्च है, लैक्टोज देखना नहीं, उच्च ग्लूकोज है मतलब इसको ऑफ ही रखना है। फिर से, उच्च ग्लूकोज है, ये कम हो गया, जब तक ये उच्च है तब तक ये ऑफ ही रखना है। यानी जब तक ग्लूकोज उच्च रहेगा ये ऑफ ही रहेगा, सीधी सी बात है। अब चेंज करते हैं, ग्लूकोज कम कर दे और इसको उच्च कर दे। अब बताओ, ग्लूकोज कम है तो इस लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा, यानी ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन होने की शर्त क्या हुई? हाँ, निम्न ग्लूकोज हो, उच्च लैक्टोज हो। एक कंडीशन हो लेते हैं, ये भी निम्न है और ये अब्सेंट ही है, अब्सेंट ही है, और जब लैक्टोज ही अब्सेंट है तो इसको ऑन कर ही नहीं सकते, मतलब ये ऑफ ही रहेगा। तो इन सारी कंडीशन में देख के बताओ कब ये ऑन हुआ? तभी हुआ जब निम्न ग्लूकोज हो और उच्च लैक्टोज हो। जो बात यहां पर सिखाई गई, क्लियर हुई? अच्छा, तो ये सारी बातें हमने सीखी। ये एनसीईआरटी के पॉइंट को समझाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आप इन पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखें। तो लेकोपेरोन के स्पेशल पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूं, बता दिया ना। लेकोपेरोन में लेक का मतलब लैक्टोज, आई जीन इंड्यूसिबल रिप्रेसिबल, आई जीन कॉन्स्टिट्यूटिव नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव, तो आई जीन को हम कहेंगे वेरी गुड कॉन्स्टिट्यूटिव, और ZYA नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। याद है सबको अच्छे से? लेकोपेरोन इंड्यूसिबल ओपेरोन या रिप्रेसिबल? इंड्यूसिबल क्योंकि इसको ऑफ से ऑन करते, इंड्यूस करते, यहां लैक्टोज को तोड़ते हैं, कैटाबोलिक पाथवे होता है। लेकोपेरोन का रेगुलेशन पॉजिटिव नेगेटिव, वेरी गुड, दोनों है। हाँ, रिप्रेसर प्रोटीन का रेगुलेशन बताना अच्छे से, नेगेटिव
और केप का रेगुलेशन पॉजिटिव होता है। लो लेवल पर लेकोपेरोन हमेशा चलता रहता है, अदरवाइज क्या होगा, लैक्टोज प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकोपेरोन कभी भी 100% ऑफ नहीं होता है, निम्न स्तर पे वो हमेशा चलता रहता है। और लेकोपेरोन के ऑन होने की सबसे बेस्ट कंडीशन कभी 100% ऑन हो सकता है जब निम्न ग्लूकोज हो और उच्च लैक्टोज हो। जितनी बातें यहां पर समझाई गई, अब ये बातें आप एनसीईआरटी में भी पढ़ें। एनसीईआरटी में देखें, इन डायग्राम को अपने सामने रखें, फिर एनसीईआरटी के पेजेस को आप देखें, तब ये बातें आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो ये हमने लेकोपेरोन के बारे में समझा। ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, ये बच्चों अब हम समझने जा रहे हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरोन क्या होता है। ट्रिप्टोफैन ये एक अमाइनो एसिड होता है जिसका ट्रिप्टोफैन ओपेरोन के अंदर निर्माण किया जाता है। अच्छा, निर्माण कर रहे हैं मतलब ये एक एनाबोलिक पाथवे होता है। निर्माण करने को क्या कहा जाता है, एनाबोलिक। तो यहाँ एनाबोलिक पाथवे होता है। अब ट्रिप्टोफैन निर्माण में कई सारे जीन्स काम आती है, तो हमें यहाँ पर उन्हीं जीन्स का ऑन ऑफ करना है, मतलब हमें उन्हीं जीन्स का यहाँ रेगुलेशन करना है। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन में उन जीन्स का रेगुलेशन करेंगे जो ट्रिप्टोफैन के निर्माण में आवश्यक होती है। इस ओपेरोन में उन जीन्स का नियमन किया जाता है जो ट्रिप्टोफैन के संश्लेषण में आवश्यक है। संश्लेषण को हम इंग्लिश में कहें तो एनाबोलिज्म। जैसे लेकोपेरोन में कैटाबोलिज्म होता है, तो इसमें एनाबोलिज्म होता है। तो ये एक एनाबोलिक पाथवे होता है। बात आती है ट्रिप्टोफैन क्या है, तो ट्रिप्टोफैन एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। अब यहाँ ट्रिप्टोफैन बनाएंगे, जैसे मान लीजिए बच्चों ये सेल है, इस सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन बनाना है, इसके अंदर ट्रिप्टोफैन बनाना है। अब आप बताओ, सोचो जरा, ट्रिप्टोफैन का निर्माण कब करना चाहिए, जब ट्रिप्टोफैन की मात्रा कम हो या ज़्यादा हो? आप ही आंसर दीजिए। हाँ, ट्रिप्टोफैन की मात्रा जब कम होगी तब तो उसको बनाया जाए, जब मात्रा ऑलरेडी ज़्यादा हो तो फिर बनाने की क्या ज़रूरत है। मान लीजिए इस सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन बहुत कम है, ट्रिप्टोफैन बहुत कम है, तो अब क्या करेंगे, इस ट्रिप्टोफैन का निर्माण करेंगे, टी मतलब ट्रिप्टोफैन, तो इसकी नंबर यहाँ पर ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ये ट्रिप्टोफैन की नंबर बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, ट्रिप्टोफैन की नंबर बढ़ती जाएगी तो ट्रिप्टोफैन बनाने वाली जो जीन है, ट्रिप्टोफैन बनाने वाली जीन को उस टाइम ऑन करेंगे, लेकिन इसका लेवल जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बनाने वाली जीन को ऑफ कर दिया जाएगा। अब वो सब कैसे होता है, इसी मैकेनिज्म को हम यहाँ पर समझेंगे। पहले याद रखना, ट्रिप्टोफैन क्या होता है, एक अमाइनो एसिड, ये एक एरोमेटिक अमाइनो अम्ल होता है। इसकी मैकेनिज्म हम समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन, जब कोशिका में ट्रिप्टोफैन की मात्रा कम हो, सोच रहा, ट्रिप्टोफैन की मात्रा कम है, ट्रिप्टोफैन कम है, तो उसको बनाने वाली जीन को ऑन करना पड़ेगा। अब बात आती है यहाँ पर वो जीन कौन सी होती है और कैसे उसको ऑन किया जाए, इन बातों को अब हम समझते हैं। ये बच्चों आपके सामने ट्रिप्टोफैन ओपेरोन बना रखा है, जिसके अंदर ये आरजी मतलब रेगुलेटरी जीन है, जिसको हम शॉर्ट में हम आई से लिख सकते हैं। ये आई वही लेकोपेरोन में याद करो, आई जीन हम लिखा करते थे, ये वही आई जीन रेगुलेटरी जीन होती है। इसके साथ होती है प्रमोटर, फिर होता है ऑपरेटर, और ये EDCBA। ये बच्चों यहाँ पर ऐसी 5 जीन होती है। अच्छा, ये जीन कहलाती है स्ट्रक्चर जीन। तो ये यहाँ पर 5 स्ट्रक्चर जीन है। लेकोपेरोन में हमने पढ़ा था, वहाँ 3 जीन थी, ZYA, कुछ याद है सा? यहाँ 3 नहीं, यहाँ कितनी होती है बच्चों, 5। अब ट्रिप्टोफैन की मात्रा कम है, ध्यान दो, ट्रिप्टोफैन की मात्रा कम है, तो अब उसका निर्माण कैसे किया जाए? उसके निर्माण करने के लिए ये संरचनात्मक जीन को पहले हमें ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले आई से mRNA बना, आई से mRNA बना, फिर इस mRNA से यहाँ एक प्रोटीन का निर्माण हुआ। और बच्चों यहाँ जो प्रोटीन बना है, ये प्रोटीन वही रिप्रेसर प्रोटीन है, लेकिन खास बात, यहाँ रिप्रेसर प्रोटीन निष्क्रिय होता है। ये निष्क्रिय रिप्रेसर प्रोटीन होता है, और ऐसे निष्क्रिय रिप्रेसर प्रोटीन को नाम दिया गया एपोरिप्रेसर। क्या नाम दिया गया? एपोरिप्रेसर। लेकोपेरोन में उल्टा होता है, वहां सामान्य रूप से रिप्रेसर प्रोटीन सक्रिय रहता है, वहां सामान्य रूप से सक्रिय रहता है, लेकिन यहां उल्टा है, यहां रिप्रेसर प्रोटीन सामान्य रूप से निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव ही रहता है। अब दिमाग लगाओ, अगर ये निष्क्रिय है, समझाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप दिमाग लगाओ, ये जहां पर आकर जुड़ता है उस जगह का नाम, वेरी गुड, ऑपरेटर। अगर ये निष्क्रिय है तो ये ऑपरेटर पे नहीं जुड़ेगा, यानी ये ऑपरेटर पे बाइंड ही नहीं हो पाया, निष्क्रिय है। अच्छा, ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पाया, तो आप बताओ ऑपरेटर खाली है? ऑपरेटर इस बार खाली है क्योंकि निष्क्रिय था। सामान्य रूप से यहां दमनकारी प्रोटीन निष्क्रिय फॉर्म में ही बनता है। अब हुआ क्या, आरएनए पॉलीमरेज ने देखा ऑपरेटर खाली है, तो ये यहां पे चुपके से आके बैठ गया। बताइए, यहां पर आकर कौन बैठ चुका है? ये आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज यहां आके बैठ गया।
अच्छा, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहां बैठेगा, अब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा, ऐसे आगे जाएगा, ऐसे यहां पर ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आगे बनेगा, इन EDCBA, इन जीन से, ये जो 5 जीन आपको दिखाई दे रही है, इन 5 जीन से ये आरएनए पॉलीमरेज एक ही आरएनए का निर्माण करेगा। आरएनए पॉलीमरेज बैठा, आरएनए पॉलीमरेज का कार्य बताओ। हाँ, इस डीएनए, ये डीएनए तो है बच्चों, इस डीएनए से यहां पर ये जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, इस डीएनए से यहां पर ये आरएनए का निर्माण करेगा, यहां आरएनए का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, डीएनए से आरएनए बनेगा मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब बताओ इन 5 जीन से कितना आरएनए बना? एक ही। प्रोकैरियोट में सभी जीन से मिला के यहां एक ही एमआरएनए बन रहा है बेटे, क्लियर? मतलब ये एक तरह से वही पॉलीसिस्टोनिक नेचर का बनेगा। अब यहां पर क्या होगा, इस ई वाले से यहां पर एक पॉलीपेप्टाइड बनेगी, ये नाम दे दिया 1, इसको 1 दे देता हूं। अच्छा, ये पॉलीपेप्टाइड नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ऐसी यहां पॉलीपेप्टाइड बनी। अब समझना, ई से तो बन गया पॉलीपेप्टाइड नंबर 1, सिखाने के लिए कौन सा ले लिया? 1। डी से बन गया 2 नंबर का, सी से बन गया 3 नंबर का, डी से बन गया 4 नंबर, बी से बन गया 4 नंबर का, ए से बन गया 5 नंबर का। एमआरएनए कितना? 1। एमआरएनए 1, लेकिन पॉलीपेप्टाइड कितना बना रहा है? 5 पॉलीपेप्टाइड बना रहा है। एक एमआरएनए एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करे, नाम बोलो। वेरी गुड, पॉलीसिस्टोनिक। अब बच्चों ये जो पॉलीपेप्टाइड 1 और 2 है, इसको मैं P1 P2 लिख देता हूं। ये आपस में कंबाइंड होती हैं और इन्हीं, मतलब ये पॉलीपेप्टाइड 1 है, ये 2 है, दोनों आपस में जुड़ जाती है, दोनों चिपक जाती है और इनके जुड़ने से एंजाइम E1 का निर्माण होता है। दोनों जुड़कर एंजाइम E1 बनाते हैं। ये वाला अपने आप में यहां पर डायरेक्ट एंजाइम E2 बना लेता है और ये 4 और 5 की पॉलीपेप्टाइड जुड़कर E3 एंजाइम का निर्माण कर लेती है। क्या सीखा? इन 5 से 5 पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, 5 जीन से 5 पॉलीपेप्टाइड बनी। फिर पॉलीपेप्टाइड 1 और 2 जुड़कर E1 मतलब एंजाइम 1 का निर्माण करते हैं, ये एंजाइम 2 बनाता है, ये दोनों मिलकर एंजाइम 3 बनाते हैं। अब ये जो एंजाइम बने हैं, यही एंजाइम ट्रिप्टोफैन के निर्माण में मदद करेंगे। ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिसे कहा जाता है कोरिस्मिक एसिड। एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या कहलाती है? बेसिक रिक्वायरमेंट कोरिस्मिक एसिड। ये एक तरह का यहां रॉ मटेरियल है, कच्चा मटेरियल है। अब इस कोरिस्मिक एसिड को यहां पर चेंज करेंगे और यहां पर इसको चेंज किया जाता है इसी 5 स्टेप में, 1 2 3 4 5। इन 5 में से पहली और दूसरी स्टेप में E1 एंजाइम काम आ गया। अच्छा, अगली स्टेप में E2 काम आ गया, लास्ट की 2 स्टेप में E3 काम आ गया और फाइनली ट्रिप्टोफैन का निर्माण हो गया। तो ट्रिप्टोफैन निर्माण के लिए कितनी स्टेप काम लगती है? 5। कोरिस्मिक एसिड 5 स्टेप में चेंज होगा और अल्टीमेटली ट्रिप्टोफैन का निर्माण होगा। अब यहां ध्यान दीजिए, ट्रिप्टोफैन की मात्रा कम है तो ट्रिप्टोफैन बनाना पड़ेगा। यहां ट्रिप्टोफैन बन रहा है, टूट नहीं रहा है, बन रहा है, मतलब ये एक एनाबॉलिक पाथवे चल रहा है। अब इस ट्रिप्टोफैन को बनाने के लिए सोचिए, ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए एंजाइम चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और इन एंजाइम बनाने के लिए आरएनए बनाना पड़ेगा और आरएनए बनाना है तो इन संरचनात्मक जीन को यहां ऑन करना पड़ेगा। यानी संरचनात्मक जीन ऑन होगी तब एमआरएनए बनेगा, तब ये एंजाइम बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे और तभी जाकर ट्रिप्टोफैन बनेगा। तो बताओ, ट्रिप्टोफैन का निर्माण कब किया जा रहा है? जब ट्रिप्टोफैन की मात्रा सेल के अंदर कम हो। ट्रिप्टोफैन की मात्रा कम हो तब जाके यहां ट्रिप्टोफैन का निर्माण होता चला जाएगा। जो बात यहां पर समझाई गई, क्लियर हुई? बात समझ में है बच्चों? अब यहां पर क्या करते हैं अगली स्टेप में, मान लीजिए ट्रिप्टोफैन बढ़ता जा रहा है, ट्रिप्टोफैन का लेवल कोशिका के अंदर ऐसे बढ़ता जा रहा है। बताओ, ट्रिप्टोफैन का लेवल क्या हो चुका है? ज्यादा। जब बच्चों ट्रिप्टोफैन का लेवल ज्यादा हो जाता है, क्या तब भी इसका निर्माण करते रहेंगे? नहीं। जब ट्रिप्टोफैन का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो फिर इसके निर्माण को बंद करना पड़ेगा। इसके निर्माण को बंद करना पड़ता है, कैसे होगा वो भी आपको समझाते हैं। यहां बच्चों समझाने के लिए ये सेल ले ली, प्रोकैरियोटिक सेल। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हुआ क्या, ये यहां पर वही जीन थी, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, EDCBA, इस तरह की जीन थी। रेगुलेटरी जीन से निष्क्रिय दमनकारी प्रोटीन बना, ये निष्क्रिय था, जिसका नाम था, वेरी गुड, एपोरिप्रेसर। ये एपोरिप्रेसर निष्क्रिय है तो ऑपरेटर खाली रहेगा। आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज यहां जुड़ेगा तो जीन को ऑन करेगा और जब ये जीन ऑन हो जाएगी तो कोरिस्मिक एसिड से ट्रिप्टोफैन बनेगा। अब जो ट्रिप्टोफैन यहां बनता जा रहा है तो ट्रिप्टोफैन की मात्रा कोशिका के अंदर ऐसे बढ़ती जाएगी। अरे ट्रिप्टोफैन बनता जा रहा है, जीन ऑन है,
अब बताओ, ट्रिप्टोफैन का लेवल सेल में ज्यादा हो चुका है, आप देख रहे हैं ट्रिप्टोफैन का लेवल सेल में ज्यादा हो गया। जब ट्रिप्टोफैन का लेवल ज्यादा हो जाता है, अब क्या करें? ट्रिप्टोफैन अगर ज्यादा हो जाए तो यह भी सेल के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ज्यादा ट्रिप्टोफैन ये बच्चों कहीं ना कहीं सेल को हार्म कर देगा, क्योंकि सेल में फिर ट्रिप्टोफैन ही बढ़ जाएगा। तो जब ट्रिप्टोफैन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो यही ट्रिप्टोफैन के अणु इस निष्क्रिय दमनकारी के साथ जुड़ेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे। लेकिन कब? जब इसकी मात्रा ज्यादा होगी। और जैसे इसको जुड़ेंगे, अब इसको निष्क्रिय से यहां कर देंगे सक्रिय। दमनकारी प्रोटीन कैसा हो गया? सक्रिय। किसने किया? ट्रिप्टोफैन ने। लेकिन यह ट्रिप्टोफैन तभी सक्रिय करेगा जब इसकी मात्रा उच्च होने लगेगी। आप समझ पा रहे हैं? ट्रिप्टोफैन की मात्रा उच्च हुई, इससे जुड़ा, और इससे जुड़ते ही इसको बच्चों निष्क्रिय से सक्रिय किया जाता है। अब यह सक्रिय होने के बाद क्या काम करता है, इसको बच्चों अब हम आगे समझेंगे। जब ट्रिप्टोफैन का लेवल सेल में ज्यादा होने लग जाता है तो कैसे उसको ऑफ किया जाता है, यह बच्चों अब हम समझने जा रहे हैं। तो ट्रिप्टोफैन की मात्रा जब कोशिका में अधिक हो जाए, अच्छा अधिक हो गई, तो उसको बनाने वाली जो जीन थी, अब उस जीन को ऑफ करना पड़ेगा। अब बात आती है ऑफ कैसे किया जाए। यहां समझाने के लिए फिर से वही ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन की जीन्स बनाई। रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, ABCD, ये सारी जीन है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ट्रिप्टोफैन की मात्रा सेल में अधिक हो चुकी है, ट्रिप्टोफैन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहां से mRNA से ये प्रोटीन बना था। ये प्रोटीन आप जानते हैं, हाँ, एपोरिप्रेसर। ये एपोरिप्रेसर जो कि एक निष्क्रिय प्रोटीन था, निष्क्रिय दमनकारी प्रोटीन था। अब इसके साथ यहां पर ट्रिप्टोफैन जुड़ेगा, और वो भी कब? जब उसकी मात्रा ज्यादा है। कंडीशन ध्यान रखना, मात्रा ज्यादा होगी तो ये ट्रिप्टोफैन के अणु यहां जुड़ने लगेंगे। मतलब सेल के अंदर ऐसे ट्रिप्टोफैन 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 बहुत ज्यादा हो गया, तो कुछ अणु ट्रिप्टोफैन के इसके साथ जुड़ने लग गए। और जैसे इसके साथ जुड़ेंगे, इसके साथ जुड़ते ही ये बच्चों यहां पर निष्क्रिय से हो जाता है सक्रिय। बताओ, दमनकारी प्रोटीन कैसा हो गया? सक्रिय। इसको सक्रिय किसने किया? ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिप्टोफैन ही तो इसको सक्रिय करता है, यानी एक तरह से इसको एक्टिव करने में ट्रिप्टोफैन का योगदान है। तो यहां ट्रिप्टोफैन इस दमनकारी प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन की मदद करता है। अरे उसकी मदद करके तो इसको सक्रिय कर रहा है, तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है को रिप्रेसर। ट्रिप्टोफैन को क्या नाम दिया गया? को रिप्रेसर, क्योंकि ये रिप्रेसर की मदद करता है। तो ये तो होता है एपो रिप्रेसर जो इनएक्टिव था, और ये मदद करने वाले को नाम दे दिया को रिप्रेसर। अब सोच समझ के बताना, ये यहां सक्रिय हो गया। आगे की बातें मैं नहीं समझाऊंगा, दिमाग लगाओ। सक्रिय है तो ऑपरेटर से जुड़ेगा। ये गया और इस ऑपरेटर पे जाके यहां पे बैठ गया, और जैसे यहां बैठा, RNA पॉलीमरेज ने देखा ये बैठा है तो मैं नहीं बैठूंगा, और उसने यहां पर बैठने से मना कर दिया। किसने? RNA पॉलीमरेज ने। और जब RNA पॉलीमरेज बैठ ही नहीं पाया, तो आप ही सोचो, जब ये एंजाइम यहां नहीं जुड़ पाया तो इनसे RNA का निर्माण वेरी गुड नहीं होगा, और RNA का निर्माण नहीं होगा यानी अनुलेखन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कुछ नहीं होगा, और जब कुछ भी नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं ये जीन ऑफ हो गई। जीन ऑफ हो गई, और समझदारी भी यही है कि यहां वाली जीन को ऑफ किया जाए, क्योंकि ट्रिप्टोफैन पहले ही ज्यादा है। अब उस ट्रिप्टोफैन को बना के करेंगे क्या? जब उसकी मात्रा पहले ही ज्यादा है, तो ट्रिप्टोफैन की मात्रा अधिक हो तो इन जीन्स को ऑफ कर दिया जाता है। और कैसे ऑफ करते हैं, क्रियाविधि समझ में, बहुत आसान सी बात है। ट्रिप्टोफैन के अणु इस एपोरिप्रेसर से जुड़े, और जुड़ते ही इसको इनएक्टिव से कर दिया एक्टिव। एक्टिव होते ही ये ऑपरेटर पे जुड़ा, ऑपरेटर पे बैठने से RNA पॉलीमरेज ने बैठने से मना कर दिया, और जब ये नहीं बैठा तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कुछ नहीं हुआ, जीन ऑफ हो गई। अरे बात समझ में? तो यहां पर जीन ऑफ कैसे होती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर बच्चों ये को रिप्रेसर और एपो रिप्रेसर समझ में आ रहा है। ट्रिप्टोफैन यहां को रिप्रेसर है, क्योंकि ये इसकी मदद करता है, और इस इनएक्टिव रिप्रेसर का नाम क्या दिया जाता है? एपो रिप्रेसर नाम दिया गया। क्लियर हुआ? आगे बच्चों हम इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स लेते हैं, विशेष बिंदु। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में सबसे पहला पॉइंट, ये एक एनाबोलिक पाथवे है। एनाबोलिक क्यों कहा बताओ? हाँ, क्योंकि यहां ट्रिप्टोफैन का निर्माण हो रहा है, और निर्माण हो रहा है मतलब ये एक एनाबोलिक मैकेनिज्म होती है। यहां पे बच्चों ये एक रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है, संदमक ऑपेरॉन है। क्योंकि यहां पर होता क्या है, रिप्रेसिबल इसलिए होता है क्योंकि यहां इसको रिप्रेस किया जाता है। ये ऑपेरॉन नॉर्मली, अगर हम इस ऑपेरॉन की बात करें तो ये ऑपेरॉन बच्चों नॉर्मली ऑन रहता है। नॉर्मली कैसा रहता है? ऑन। रिप्रेसिबल क्यों कह रहे बच्चों? क्योंकि नॉर्मली ऑन होता है, और बाद में जब जरूरत नहीं पड़ती है तो इसको ऑफ कर दिया जाता है। यानी ऑन से ऑफ किया जा रहा है, रिप्रेस किया जा रहा है।
इसलिए इसको रिप्रेसिबल ऑपेरॉन कहते हैं। एक बार फिर सुनना, सामान्य रूप से ये ऑपेरॉन ऑन रहता है, लेकिन जब जरूरत नहीं होती है तो इसको ऑफ कर देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं, इसलिए इसको रिप्रेसिबल ऑपेरॉन के नाम से जानते हैं। क्लियर? अच्छा, यहां एपोरिप्रेसर मतलब निष्क्रिय रिप्रेसर प्रोटीन को कहा जाता है, निष्क्रिय दमनकारी प्रोटीन। को रिप्रेसर दमनकारी में सहायक होने वाला, दमनकारी में सहायक करने वाला, उसकी मदद करने वाला, और ये एग्जैक्टली ट्रिप्टोफैन ही है। तो यहां पर को रिप्रेसर बेसिकली कौन होता है? तो ट्रिप्टोफैन ही होता है। एपोरिप्रेसर, ये एपोरिप्रेसर, इसके साथ जब को रिप्रेसर जुड़ जाए तो इससे ये सक्रिय दमनकारी प्रोटीन का निर्माण होता है। एपोरिप्रेसर प्लस को रिप्रेसर मिलकर सक्रिय दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करते हैं, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बनाते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। एपोरिप्रेसर को रिप्रेसर मिलकर सक्रिय दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यहां पे बच्चों अगर हम देखें तो ये एक ऋणात्मक नियमन दर्शाता है। ऋणात्मक नियमन इसलिए कहा गया है क्योंकि जब सक्रिय अवस्था थी, याद करो, जब सक्रिय अवस्था थी तो सक्रिय अवस्था के अंदर यहां पर जो रिप्रेसर प्रोटीन था, ये रिप्रेसर प्रोटीन था, आरपी मतलब रिप्रेसर प्रोटीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके जुड़ता था ऑपरेटर के साथ, और जैसे ये यहां जुड़ेगा, सक्रिय अवस्था में जैसे यहां जुड़ेगा, ये जीन को ऑफ करा देता था। मतलब इसके जुड़ते ही जीन ऑफ हो जाती थी, आरएनए बनना बंद हो जाता है, और आरएनए बनना बंद करता है मतलब ये एक ऋणात्मक रेगुलेशन कहलाता है। ये हमने लेकोप्रियन में पढ़ा था। ऋणात्मक कब कहते हैं? जुड़ने के बाद इसने आरएनए बनने को बंद किया, और बंद किया इसलिए इसको ऋणात्मक रेगुलेशन कह देते हैं। इसकी खास बात ये होती है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन प्रतिपुष्टि मंदन, इंग्लिश में कहें फीडबैक इनहिबिशन दर्शाता है। ज्यादा अच्छा इंग्लिश में याद रख लो, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन फीडबैक इनहिबिशन दर्शाता है। बात आती है फीडबैक इनहिबिशन होता क्या है? फीडबैक इनहिबिशन का मतलब होता है जब किसी अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद अपने स्वयं के संश्लेषण को रोक दे तो उसे फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। अपने संश्लेषण को ही रोक दे। मान लीजिए कोई रिएक्शन हुई, अंतिम उत्पाद ने खुद के बनने को ही रोक दिया तो उसे हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। जो हमने यहां पर ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में समझा है, जैसे इसको हम यहां अप्लाई करके देखें। ये बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल थी जिसके अंदर वही रिप्रेसर प्रोटीन बना था, ये निष्क्रिय था। अच्छा, ये निष्क्रिय था तो यहां पर ये जो जीन होगी, यहां पर ये जीन ऑन रहेगी। अरे ये निष्क्रिय तो ये जीन ऑन रहेगी तो कोरिस्मिक एसिड से ट्रिप्टोफैन बनेगा। ट्रिप्टोफैन का मात्रा बढ़ती जा रही है। अच्छा, जब ट्रिप्टोफैन कम था तो ट्रिप्टोफैन बढ़ता गया। अच्छा, ट्रिप्टोफैन बढ़ रहा है मतलब यहां पर जीन ऑन है। अब मान लीजिए ट्रिप्टोफैन का लेवल सेल में बढ़ता जाए, यहां पर ट्रिप्टोफैन का लेवल ऐसे बढ़ता जा रहा है। ये कोरिस्मिक एसिड ट्रिप्टोफैन में बढ़ता जा रहा है 5 स्टेप में। ट्रिप्टोफैन का लेवल कोशिका में से बढ़ता जा रहा है, ऐसे कोशिका में बढ़ता गया। अब सोचो, ट्रिप्टोफैन का लेवल बहुत ज्यादा हो गया, अब क्या करें? निर्माण को बंद करना है। आप बताना क्या किया जाए? यही ट्रिप्टोफैन किसके साथ जुड़ेगा? इस निष्क्रिय दमनकारी के साथ, और इसको जोड़कर यहां इसको कर देगा सक्रिय। जैसे ये यहां जुड़ेगा इसको सक्रिय कर देगा, और ये सक्रिय हो गया तो ये जाके इस ऑपरेटर पे जुड़ेगा, और जैसे ये ऑपरेटर पे बैठेगा ये जीन यहां पर ऑफ हो जाएगी। तो मुझे बताओ, इस जीन को ऑफ किसने कराया? ट्रिप्टोफैन ने। इस रिएक्शन का अंतिम उत्पाद ट्रिप्टोफैन है, और ट्रिप्टोफैन के जैसे यहां जुड़ा ये बनना बंद हो गया, जीन ऑफ हो गई। तो अंतिम उत्पाद खुद के निर्माण को ही ऑफ करा रहा है। अरे जब ये जीन ऑफ हो जाएगी तो फिर ये बनना बंद हो जाएगा। तो जो अंतिम उत्पाद था उसने स्वयं के निर्माण को बंद कर दिया, और जब खुद के निर्माण को बंद कर दे तो उसी को कहा जाता है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्या होता? क्लियर हुआ? अंतिम उत्पाद खुद के निर्माण को ही ऑफ करा दे। अरे ट्रिप्टोफैन की मदद से तो ये ऑफ हुआ है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन इसको एक्टिव करेगा और ये इसके निर्माण को ऑफ कर देगा। तो अंतिम उत्पाद खुद के निर्माण को बंद कर देता है, इसीलिए इस रेगुलेशन को कहा जाता है नेगेटिव रेगुलेशन। जो बातें ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन की समझाई, क्लियर हुई? क्या क्या सीखा एक बार फिर सुन लेना। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में हमने पढ़ा ये एक एनाबोलिक पाथवे होता है, यहां पर एक रिप्रेसिबल काम होता है, क्योंकि जीन को ऑन से ऑफ करते रिप्रेस करते हैं। क्लियर? ये एक ऋणात्मक रेगुलेशन दर्शाता है। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, को रिप्रेसर कौन है? ट्रिप्टोफैन। और एपो रिप्रेसर का मतलब पूछे तो एपो रिप्रेसर मतलब निष्क्रिय दमनकारी प्रोटीन को ही एपो रिप्रेसर कहा जाता है। आप लोगों को दोनों तरह के ऑपेरॉन समझा दिए, लेक ऑपेरॉन भी समझा दिया, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन भी समझा दिया। अब इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट लेक ऑपेरॉन ही है। आपकी एनसीईआरटी में लेक ऑपेरॉन ही समझा रखा है,
और आज के टाइम पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं सब कुछ लेकोपेरोन से ही आ रहे हैं, ट्रिप्टोफेन ओपेरोन सब क्वेश्चन भी नहीं आते बेटे, कोई क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, बस हम क्या करते हैं, एक कैटाबोलिक का पढ़ते हैं तो हमें एक एनाबोलिक का पढ़ना होता है, इसलिए आपको ट्रिप्टोफेन पढ़ा देते हैं। लेकिन मेन तो हमें लेकोपेरोन पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और उससे तो हर साल कुछ ना कुछ आता ही आता है, तो वो तो बहुत अच्छे से आप लोगों को एक एक पॉइंट उसका अच्छे से आना चाहिए। तो हमने दोनों तरह का रेगुलेशन समझा, कैटाबोलिक वाला भी समझा, एनाबोलिक वाला भी समझा। क्लियर? ये जितनी भी बातें हम पढ़ रहे थे ये सब कुछ थी प्रोकैरियोट के अंदर। यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन हम समझ रहे हैं। यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन के कई लेवल होते हैं, मतलब प्रोकैरियोट में तो हमने बहुत सिंपल लेवल पे समझा है, यूकैरियोट में बहुत सारे लेवल होते हैं, इसलिए यहाँ कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होती है। बात आती है यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन के क्या क्या लेवल हो सकते हैं। यूकैरियोट में नियमन कई स्तर पे हो सकता है, नियमन हो सकता है, बहुत सारे स्तर है। क्या क्या स्तर होते हैं समझते हैं बच्चों। यहाँ पर ये यूकैरियोटिक सेल बनाई, इसमें ये केंद्रक के अंदर डीएनए बैठा है, इस डीएनए से यहाँ पहले बना आरएनए, अनुलेखन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। आरएनए जब बना तो ऐसे आरएनए का नाम एचएन आरएनए, क्योंकि इस आरएनए में एक्सोन के अलावा इंट्रॉन भी है, अब इस एचएन आरएनए में से आप बताओ क्या हटाया जाए। वेरी गुड, यहां से बच्चों इंट्रॉन हटाना पड़ता है। हटाने की प्रोसेस का नाम कहलाता है संबंधन, स्प्लाइसिंग। और जैसे स्प्लाइसिंग होंगे इंट्रॉन हटेगा और यहां पर बचेंगे केवल एक्सोन आरएनए का नाम एमआरएनए। अब क्वेश्चन का जवाब देना, ये एमआरएनए क्या न्यूक्लियस में प्रोटीन बनाता है? कई बार ये बात बोल चुका हूं मैं, न्यूक्लियस में प्रोटीन का निर्माण नहीं होता, ये जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद इस एमआरएनए पर राइबोसोम जुड़ेंगे और फिर यही राइबोसोम प्रोटीन बनाएंगे, मतलब अनुवादन हो जाएगा। यानी ट्रांसक्रिप्शन यहां होगा, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। अब समझिएगा, अगर मुझे इस प्रोटीन बनने से रोकना है, तो इस प्रोटीन को बनने से रोकने के कई लेवल है। या तो बच्चों मैं इस ट्रांसक्रिप्शन को रोक दूं, या इस परिवहन को रोक दूं, या स्प्लाइसिंग को रोक दूं, संबंधन को रोक दे, या अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन को रोक दे। अच्छा, यहां लेवल एक है या बहुत सारे? अरे हमारे पास तो बहुत सारे लेवल है, और जितने ज्यादा लेवल होंगे रेगुलेशन उतना ही मुश्किल होगा। तो यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें लेवल ही बहुत ज्यादा है, और जितने ज्यादा लेवल दिक्कतें उतनी ज्यादा है। तो यहां बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है। आप लोगों को बस ये लेवल ही ध्यान रखना है, अपनी एनसीईआरटी में बस लेवल लिखें तो क्या क्या लेवल हो सकते हैं। पहला, ट्रांसक्रिप्शन लेवल हो सकता है। दूसरा, स्प्लाइसिंग लेवल हो सकता है, स्प्लाइसिंग मतलब संबंधन वाला। तीसरा, एमआरएनए का केंद्रक से कोशिका द्रव्य में परिवहन, एमआरएनए का इस केंद्रक से कोशिका द्रव्य में परिवहन हो सकता है। इसी तरह से अनुवादन, ट्रांसलेशन लेवल हो सकता है। तो बताओ, एक लेवल है या बहुत सारे? बहुत सारे। तो जितने ज़्यादा लेवल है कॉम्प्लिकेशन उतनी ही ज़्यादा है। तो यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए अपनी एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल में लिखा भी नहीं है, और अपने सिलेबस में भी नहीं है, तो हम इनके ज़्यादा डिटेल में जाएंगे भी नहीं। आप बस ये लेवल ध्यान रखो। बात समझ में? हमें मेन तो प्रोकैरियोट्स में ध्यान रखना है, और प्रोकैरियोट में भी लेकोपेरोन। जीन रेगुलेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेकोपेरोन जो हमने पढ़ा है, वो आप अच्छे से ध्यान रखें।